हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर आई हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। इस बार त्योहारी सीजन में मिलावटखोर दूध, घी, खोया, पनीर, मिठाई और नमकीन में मिलावट नहीं कर सकेंगे। एफएसएसएआई ने फेस्टिव सीजन में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। एफएसएसएआई ने देश भर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में मिठाइयों, नमकीन और डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य मिलावट को रोकना है। त्योहार के मौसम में मांग बढ़ने के कारण मिलावटखोर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। एफएसएसएआई ने राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों से जहां इस तरह की गड़बड़ी होने की अधिक संभावना है, ऐसे हॉटस्पॉट पर लगातार निगरानी अभियान चलाने का निर्देश दिया है। दिल्ली मेट्रो में सफर करना अब पहले से ज्यादा आसान होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली मेट्रो के लिए क्यूआर कोड बेस्ड मल्टीपल जर्नी टिकट शुरू किया है। इस मल्टीपल जर्नी टिकट से यात्रियों के लिए यात्रा करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस नए सिस्टम से यूजर्स को स्मार्ट कार्ड रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। पहले यात्री केवल एक यात्रा के लिए मेट्रो के क्यूआर बेस्ड टिकट का इस्तेमाल कर सकते थे। नई सेवा के साथ यात्री अब अपने स्मार्टफोन को स्मार्ट कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे उन्हें रोज रोज टिकट खरीदने, स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करने और उन्हें साथ लेकर चलने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मल्टीपल जर्नी क्यूआर दिल्ली में मेट्रो के मोमेंटम 2.0 ऐप के जरिए खरीदा जा सकेगा, जो एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएम ई ड्राइव योजना के पहले साल में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर अधिकतम 10,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना की शुरुआत जल्द होगी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए पीएम ई ड्राइव योजना के तहत बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी तय की गई है। पहले साल में कुल सब्सिडी 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। दूसरे साल में सब्सिडी आधी यानी 2,500 रुपए प्रति किलोवाट घंटा हो जाएगी और कुल लाभ 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। वर्तमान में ओला, टीवीएस, एथर एनर्जी, हीरो वीडा और बजाज चेतक जैसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी क्षमता 2.88 किलोवाट प्रति घंटा से 4 किलोवाट प्रति घंटा तक है और इसकी कीमत 90,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच है। हिंडनबर्ग का भूत अडानी ग्रुप का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने स्विट्जरलैंड आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए अडानी ग्रुप पर फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे कहा गया है कि स्विस अधिकारियों ने अडानी से जुड़े धन शोधन और शेयरों में जालसाजी की जांच के तहत स्विस बैंक खातों में जमा 2,610 करोड़ रुपए की राशि जब्त की है। ये जांच 2021 की शुरुआत में हुई थी। ये खाता ताइवान के एक व्यक्ति का है। इस पर अडानी समूह का मुखौटा होने का संदेह है। अडानी से जुड़े इस व्यक्ति ने अपारदर्शी तरीके से मॉरिशस और बरमूडा फंड में निवेश किया। इस फंड में ज्यादातर अडानी के शेयर थे। हालांकि अडानी समूह ने इस आरोप का पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि वो ना तो किसी स्विस अदालती कार्रवाई में शामिल है और ना ही उसका कोई खाता जब्त हुआ है। हिंडनबर्ग के नए आरोपों के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में आज 2.5% से ज्यादा की गिरावट आई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया नाम की कंपनी से सतर्क रहने को कहा है। ये कंपनी धोखाधड़ी गतिविधियों में संलिप्त है। एक्सचेंज ने जो हेम्ब्रो नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद ये चेतावनी जारी की है। ये समूह निवेशकों को बाजार के घंटों के बाद रियायती कीमतों पर शेयर खरीदने की पेशकश के साथ लुभाता है। इस समूह ने कथित तौर पर सीड ट्रेडिंग अकाउंट की आड़ में खुदरा निवेशकों से पैसे एकत्र किए हैं। इतना ही नहीं, लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया जाली पंजीकरण प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके खुद को सेबी से पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। इसलिए एक्सचेंज ने निवेशकों को सावधान रहने और किसी भी तरह के लेन देन न करने की सलाह दी है। वित्त मंत्रालय ने फेमा के तहत किए गए अपराधों के लिए कंपाउंडिंग नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत मामले के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा औपचारिक निपटान को लेकर मौद्रिक सीमा बढ़ाई गई है और ऑनलाइन भुगतान की अनुमति दी गई है। कंपाउंडिंग का मतलब स्वेच्छा से नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करना है। दोषी होने की दलील देना और निवारण की मांग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। कंपाउंडिंग आवेदन दाखिल करने का शुल्क पहले 5,000 रुपए दोगुना करके 10,000 रुपए कर दिया गया है। आरबीआई से सहायक महाप्रबंधन स्तर के अधिकारी 60 लाख रुपए तक के कंपाउंडिंग आवेदन पर निर्णय ले सकेंगे। पहले सीमा 10 लाख रुपए थी। उप महाप्रबंधक और महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। आरबीआई के मुख्य प्रबंधक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के कंपाउंडिंग मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।
चीन अगले साल से अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाएगा, जो अभी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम उम्र वाली है। घटती आबादी और बुजुर्ग होते कर्मचारी का सामना कर रहे चीन में रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। नीति में यह बदलाव 15 साल बाद किया जा रहा है। पुरुषों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 63 साल और महिलाओं के लिए 55 और 58 साल होगी, जो उनकी नौकरी पर निर्भर करेगा। वर्तमान में रिटायरमेंट की उम्र पुरुषों के लिए 60 साल और महिलाओं के लिए ब्लू कॉलर जॉब में 50 साल और व्हाइट कॉलर जॉब में 55 साल है। नई रिटायरमेंट पॉलिसी अगले साल जनवरी से लागू की जाएगी। अगली खबर भी चीन से जुड़ी हुई है। चीन ने दिवाला हो चुकी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे के ऑडिट में गड़बड़ी करने पर ऑडिट कंपनी PwC 6 महीने का प्रतिबंध लगाने के साथ $5.64 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये चीन में काम करने वाली किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट कंपनी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। PwC पर 6 महीने तक चीन में किसी भी कंपनी से वित्तीय नतीजों पर हस्ताक्षर करने पर रोक रहेगी। दुनिया की सबसे ज्यादा कर्ज वाली रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे के जनवरी में दिवाला हो जाने के बाद इसका ऑडिट करने वाली फर्म PwC के खिलाफ चीन सरकार ने जांच शुरू की थी। दुनिया की प्रमुख ऑडिट कंपनियों में शुमार PwC ने 14 सालों तक एवरग्रांडे के खाते का ऑडिट किया था और इसे सेहतमंद बताया था। 3 साल बाद फोर्ड फिर से भारत में वापसी करने जा रही है। फोर्ड ने तमिलनाडु सरकार को एक लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा है, जिसमें फोर्ड के चेन्नई स्थित अपने संयंत्र को वैश्विक बाजारों के लिए वाहन निर्माण पर केंद्रित करने का निर्णय लिया है। फोर्ड निर्यात के लिए वाहन बनाने के लिए अपने चेन्नई संयंत्र का इस्तेमाल करेगी। कंपनी ने इसकी सूचना तमिलनाडु सरकार को दे दी है। कंपनी ने 2021 में भारत में अपने वाहनों का निर्माण बंद करने की घोषणा की थी। वर्तमान में फोर्ड के तमिलनाडु संयंत्र में 12,000 लोग कार्यरत हैं। अगले 3 सालों में ये संख्या 2500 से 3000 तक बढ़ने की उम्मीद है। डाक विभाग बुजुर्ग पेंशन भोगियों को उनके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में मदद करने के लिए उनके घर तक सेवाएं पहुंचाएगा। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 1 से 30 नवंबर तक पूरे देश में DLC अभियान 3.0 आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत डाक विभाग वृद्धों को घर घर जाकर सेवाएं देगा और पेंशन भोगियों को आवश्यकता अनुसार DLC जमा करने के लिए सूचित करेगा। ये सहयोग पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने में काफी योगदान देगा। 2023 में DLC अभियान 2.0 100 शहरों में आयोजित किया गया था, जिसमें 1 करोड़ 45 लाख पेंशन भोगियों ने अपने DLC जमा किए थे। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 सितंबर को समाप्त सप्ताह में $5.25 अरब बढ़कर $689 अरब के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार $2.2 अरब बढ़कर करीब $684 अरब हो गया। इस दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य करीब $13 करोड़ बढ़कर $62 अरब हो गया। भारत का विशेष आहरण अधिकार $40 लाख बढ़कर $18.47 अरब हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत का आरक्षित भंडार $90 लाख बढ़कर $4.63 अरब हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसानों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा न्यूनतम निर्यात मूल्य तत्काल प्रभाव से हटाने की घोषणा की है। घरेलू बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने और इसकी कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने इसके निर्यात पर $550 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया था। इसके तहत किसान विदेशी बाजार में इस मूल्य से कम पर अपनी फसल नहीं बेच सकते थे। महाराष्ट्र प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य है। सरकार ने इस कदम से प्याज का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन इसका उल्टा असर इसकी घरेलू कीमतों पर पड़ेगा। निर्यात बढ़ने से घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जो पहले से ही बहुत ऊपर चल रही हैं। खुदरा बाजार में प्याज की मौजूदा कीमत 60 से 80 रुपए प्रति किलो पर चल रही है। तो फिलहाल के लिए ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।